Good morning, student. Here is your lecture number 12. Okay, bio lecture number 12. And this is 25th of April 2020. Okay. So before starting our today's lecture, let's revise something. Okay, let's revise our previous lectures. In our previous lecture, we have studied about prokaryotic cell. ठीक है, आप सभी ने प्रोकैरियोटिक सेल अच्छे से पढ़ा. ठीक है, इन दैट केस यू हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज सेल एनवेलप, द कंपोजिशन ऑफ सेल एनवेलप, ओके, एंड अबाउट सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, देन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, इन दैट यू हैव स्टडीड अबाउट सेल मेसोसोम. ठीक है, मेसोसोम, देन एनी mesosome. Okay, after that you studied about site of respiratory enzyme, chromatophore. ठीक है, क्लोरोबियम. क्लोरोबियम के बाद नेक्स्ट यू हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज साइटोप्लाज्म, व्हाट इज द नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. ठीक है, और स्ट्रक्चर्स पे आपने राइबोसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स अच्छे से किए. तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी. ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्यों कहते हैं, जीनोफोर किसे कहते हैं, एंड प्रोकैरियोट्स का डीएनए बेसिकली क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, एंड दैट इज विदाउट हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज आपको बताई थी याद रखने के लिए कि हिस्टोन प्रोटीन वहां पे एब्सेंट होते हैं. ठीक है, पोलीएमीन्स आर प्रेजेंट. ठीक है, इसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर और बताया था कि कुछ एक प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्लाज्मिड्स भी अवेलेबल होता है. तो बेटा ये सारी बातें हमने डिटेल स्टडी की प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख के भेजा था कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि आपने 9th में कुछ हद तक चीजें पढ़ी हैं. ठीक है ना, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है ना, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक वी मस्ट हैव अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल. ठीक है ना, एक यूकैरियोटिक सेल का एक डायग्रामेटिक व्यू हमारे माइंड में होना चाहिए. और बेटा यूकैरियोटिक में भी देखो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों डिफर करते हैं. तो एक क्वेश्चन मैंने और लिख के भेजा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस लिखना है. वो जस्ट एक चेक था कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना कर रहे हैं, और केवल एक ही बच्चे ने मुझे इसका आंसर दिया था, यामिनी ने. ठीक है ना, आई रियली अप्रिशिएट हर वर्क. बहुत अच्छा काम किया है उसने, और साथ साथ सारा पढ़ भी रही है और साथ साथ कर भी रही है. तो बेटा किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, आप भी ऐसे ही काम करिए. ठीक है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, आप सभी ने मुझे शुरू में कहा कि वी वांट टू क्रैक नीट, और नीट ऐसे ही क्रैक नहीं होगा. आप शुरू से डेली का काम डेली करिए, पीछे का रिवाइज करिए. ठीक है, नेक्स्ट वीक में भी आपका मंडे को बायो का टेस्ट भी हो. ठीक है ना, तो जितना हम करवा रहे हैं उतना डिटेल से करिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. आगे बात समझ में. तो देखिए, हमने जो क्वेश्चंस आपको दिए थे उन्हीं के मैं अभी आंसर्स आपको करवा रही हूँ. ठीक है ना, आपने अपने लेवल पे आंसर किया क्योंकि आपने अपने लेवल से पढ़ा. आज पहले मैं एनिमल सेल का डायग्राम समझाऊंगी, फिर प्लांट सेल का डायग्राम समझाऊंगी. उसके बाद हम एक कंपैरिजन लेंगे, एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक, क्योंकि जब तक आपको दोनों चीजें अच्छे से नहीं पता होंगी आप कैसे कंपेयर करेंगे. और लास्ट में अल्टीमेटली हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंसेस करेंगे. आ गया समझ में. ठीक है, तो बेटा देखो, अगर हम बात करें एक एनिमल सेल की, हालांकि हम स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल का कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे और डायग्राम जो आपको बनाना है अपनी नोटबुक के अंदर, वो शार्प पेंसिल से होना चाहिए, नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए. ठीक है ना, नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए. अदरवाइज देखो कहीं ना कहीं वो सब चीजें आपको अफेक्ट करेंगी. ठीक है, बायो में डायग्राम बहुत ज्यादा जो है इम्प्रेसिव होने चाहिए और बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि एक एक चीजें अच्छे से क्लियर हो. ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें एनिमल सेल की, हम एक बेसिक सी शेप ले लेते हैं. ठीक है, मान लो ये पूरा का पूरा क्या है, एक एनिमल सेल बना दिया. ठीक है, और आप सभी ने पढ़ा है कि एनिमल सेल के अंदर जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, जो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है जो पर्टिकुलर सेल को घेर रही है.
ठीक है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन जिसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट है, उस मेम्ब्रेन को हमने क्या नाम दिया था, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को हमने दूसरा नाम क्या दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो ये यूकेरियोटिक सेल है, यूकेरियोटिक सेल में भी हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की। तो बेटा एनिमल सेल के चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए बस ये जान लो कि देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल अराउंड एन एनिमल सेल। ठीक है, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखो कई बार कुछ सेल अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, सभी सेल में कुछ सेल, ठीक है, जो बेसिकली सिक्रीटरी होते हैं या एब्जॉर्प्टिव होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस तरीके से अपनी सेल वॉल की एक्सटेंशंस कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसी जो एक्सटेंशंस होती हैं एनिमल सेल के अंदर, आपने क्या पढ़ा, इनको क्या कहते हैं, आपने इसमें पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, क्या बोलते हैं इनको, माइक्रोविलाई। ठीक है, विच आर बेसिकली फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर सेल। आया समझ में। तो ऐसे क्या मिलेगा आपको, माइक्रोविलाई। अब देखो एनिमल सेल की जहां तक बात है, अब अंदर क्या भरा होगा, सारे में क्या भरा होगा, साइटोप्लाज्म। पूरे के पूरे सेल में क्या भरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा। ठीक है, तो देखो आप एक कंपैरिजन ले सकते हो एक प्रोकैरियोटिक सेल का और एनिमल सेल का, सॉरी यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, तो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हमने नाम दिया साइटोप्लाज्म। सेम टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म वाज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा देखो आपने प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल जो किया था, वहां आपने क्या किया था, जस्ट क्या बना दिया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया था, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है बेटा, यहाँ एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है ना, और न्यूक्लियस में भी क्या होता है, जगह जगह पे क्या होते हैं आपको, सॉरी यहाँ पे दैट इज न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। पहली बात, न्यूक्लियस जो है इसके चारों तरफ, न्यूक्लियर कंटेंट जो है इसके चारों तरफ क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब इस न्यूक्लियस की भी कुछ कंटेंट होते हैं, नो डाउट हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट फिर भी बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने बनाई है, ये डबल मेम्ब्रेन जो बनाई है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह पर हमें क्या दिखाई देंगे बेटा, न्यूक्लियर पोर्स दिखाई देंगे, छेद दिखाई देंगे, फॉर दी ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। Okay, so it is not continuous layer. Certain pores are present at respective sides. Fixed नहीं होती है साइड, बट यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। इसके अलावा इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज नोन एज, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब फ्लूइड, और न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाएगा। ठीक है, और बेटा एक पर्टिकुलर जगह पे या एक से ज्यादा जगह पे कई बार क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा ऐसे ना दिखा के हमने इसको ऐसे दिखाया था, तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, डेंस हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, एक जगह पे भी हो सकता है, एक से ज्यादा जगह पे भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको हमने क्या कहा, ये जो डेंस न्यूक्लियोप्लाज्मिक एरिया हमने बनाया है, ठीक है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बस एक ऐसी जगह है जहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हो गया है, डेंस हो गया। डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, एवरीथिंग। ये जो डेंस न्यूक्लियोप्लाज्मिक एरिया है, दिस पर्टिकुलर डेंस न्यूक्लियोप्लाज्मिक एरिया इज नोन एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था, क्या कोई न्यूक्लियोलस होता है, नहीं होता। क्यों, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वहां, ना न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। जब कोई न्यूक्लियोप्लाज्म ही नहीं होगा तो न्यूक्लियोलस कैसे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ बेटा यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिन्हें
जो बेसिकली आपका डीएनए होता है, एक पर्टिकुलर सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसको क्या कहा जाता है, उनको बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, आगे बात है जो बेसिकली आपके क्रोमोसोम्स बना रहे हैं, जो अल्टीमेटली किससे बना हुआ है, डीएनए से बना। हर चीज को हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ना है, बट ये मान के चलिए कैसा है हमारा जेनेटिक मटेरियल थ्रेड्स के फॉर्म में। और याद रखना हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लीनियर होगा। ये देखने से आपको लग रहा है जब इसको ओपन करेंगे, ठीक है ना, तो हमारा जो डीएनए है वो लीनियर है, और प्रोकैरियोट्स का कैसा था, सर्कुलर है। दोनों डबल स्टैंडर्ड, ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है और वो भी डबल स्टैंडर्ड था। बट डिफरेंस क्या है, वहां सर्कुलर था, वहां हमने बना के दिखाया था आपको, कुछ खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, और यहाँ जब इसे खोलोगे, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो हमारा यूकैरियोटिक सेल का, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इट डजंट मैटर, कोई भी यूकैरियोटिक सेल उसका डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है। आगे समझ में। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस कहलाएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या करोगे, न्यूक्लियस। आगे समझ में, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इसमें क्या है, पर्टिकुलर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और वो भी सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंटर में, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और वो भी कैसे होते हैं, दैट आर ATS। तो राइबोसोम, सम राइबोसोम्स आर अटैच्ड एट दी आउटर सरफेस ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे क्या लगे हुए मिलेंगे आपको, न्यूक्लियर, यहाँ पे क्या मिलेंगे, राइबोसोम्स मिलेंगे। वो भी कैसे होते हैं, ATS। ध्यान रखना, एक एक चीज को अभी डिटेल से बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिलना है आपको, देखो यहाँ किसी भी न्यूक्लियर पोर से लगा लो, जैसे मान लो हम इस पोर की बात करते हैं, ठीक है, पोर नहीं तो और मतलब कहीं से भी लगा, चलो इसको तो हम पोर ही कर लेते हैं कंप्लीट, कहीं से भी लगा लो, मान लो इस जगह से लगा लो। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरीके से बढ़ती हुई चली जाती है, एक्सटेंड होती हुई चली जाती है, और एक मेम्ब्रेन का क्या बना लेती है, नेटवर्क बनाती है अराउंड दी न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ इस तरीके का नेटवर्क बना लेती है, कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेती है, ऐसे, ठीक है। और देखो, दीज आर एक्सटेंशंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई दे आल्सो हैव सम राइबोसोम्स एट देयर आउटर सरफेस। जिस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स थे, इनके भी आउटर सरफेस पे हमें क्या दिखाई देंगे, राइबोसोम्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। और देखो, ये जो मेम्ब्रेन का नेटवर्क बना है, इस मेम्ब्रेन के नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम मतलब कि एक नेटवर्क, ठीक है। क्या बनाया है हमने, ये हमने बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। और देखो बेटा, इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच है, वो भी कौन सी टाइप, ATS टाइप, ठीक है, ATS टाइप। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका सरफेस क्या है, राइबोसोम्स की वजह से रफ हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER। क्लियर, ठीक है। अब जब ये मैच्योर होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर राइबोसोम्स का, कुछ पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से राइबोसोम डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ बना लो, या कुछ यहाँ पे ऐसे करके ट्यूब्स के फॉर्म में लगा लो, ऐसे लगा लो, ठीक है। फिर जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से राइबोसोम्स डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली हमें कहाँ मिलेगी, न्यूक्लियस के चारों तरफ। मैंने एक थोड़ी सी बनाई है, इसके चारों तरफ आप कहीं पे भी कैसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो इस टाइप से जब क्या हो जाए, यहाँ से इसका सरफेस से राइबोसोम डिटैच हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस क्या हो गया, स्मूथ, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में SER। समझ में आया, ये सेल ऑर्गेनल, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन का। तो देखो, हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। आई बात समझ में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, जिसकी दो टाइप है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ साथ बेटा आपको जगह जगह पे क्या मिलेंगी, एक और मेम्ब्रेनियस नेटवर्क मिलेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ऐसे का, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको एक नेटवर्क और मिलेगा, ऐसे करके, ऐसे। और देखो ये जो नेटवर्क है बेटा, ये नेटवर्क जो है इसके भी कई कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। लेकिन इसके अंदर भी क्या है कि नो डाउट इसमें भी क्या भरा हुआ है, फ्लूइड है, अलग टाइप का है, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, देखो इसके 3 हिस्से हैं, ये जो पैरेलल आपको दिखाई दे रही है ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सिस्टर्न, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं वेसिकल्स, ठीक है। और कुछ आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी दिखा रहे हैं, तो ट्यूब्यूल्स, तो इसमें 3 कंपोनेंट है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो इनको आप गोल्जी बॉडीज भी बोल सकते हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट टाइप के सेल ऑर्गेनल क्या मिलेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। अच्छा ध्यान रखना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अपनी पोलैरिटी होती है, हम जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिटेल से पढ़ेंगे तो पोलैरिटी को अच्छे से समझेंगे। और वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैसे है, देखो बेटा ये जो फेस है ना, यहाँ ये इस साइड वाला फेस ऐसे का, ठीक है, ये कॉन्वेक्स फेस, और ये इधर देखोगे तो ये क्या है, कॉन्केव फेस है, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स फेस होता है वो हमेशा किसकी तरफ होगा, न्यूक्लियस की तरफ होगा, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो इमैच्योर फेस, और ये जो है ये मैच्योर फेस होता है। तो हमेशा पोलैरिटी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने आप सपोज यहाँ पे बना लिया, तो यहाँ मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो फेस है इसकी जो पोलैरिटी है वो पोलैरिटी हमें क्या रखनी है, मेंटेन रखनी है। आगे समझ में, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है, बहुत सारे एंजाइमेटिक प्रोसेसेस यहाँ पे होते हैं। तो ये क्या है, कंप्लीट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और भी आप बना सकते हो, हम कम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनानी है, ठीक है। ये तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हो गया। इसके साथ साथ देखो बेटा जगह जगह पे आपको एक और सेल ऑर्गेनल मिलेगा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर सरफेस देखोगे, अंदर की तरफ से इसको काट के देखेंगे तो इसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। समझ में आ गई बात। माइटोकॉन्ड्रिया को देखो एक्चुअल में जब देखोगे तो बहुत सारी शेप है, ये शेप कुछ ऐसी है, ठीक है। लेकिन हमने इसके अंदर का भी आपको दिखाना है, क्योंकि एक चीज आपको शो करनी है क्या, कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे भी क्या होती है, लिक्विड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपने खुद के राइबोसोम भी होते हैं, और वो 70S होते हैं, ठीक है। माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल थी जो धीरे धीरे जो है एक बड़ी सी सेल में आके रहने लग गई और इसी का हिस्सा बन गई, अल्टीमेटली इसको सेल ऑर्गेनल कह दिया। तो इसके जनरल कैरेक्टर्स जो हैं वो किससे मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से मिलते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे बस समझ, ठीक है। इसको करेंगे डिस्कस जब माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट करना है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक यहाँ बना दिया आपने, कुछ एक यहाँ बना सकते हो, जैसे मान लो यहाँ मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमने क्या बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। और बनाना चाहो और बना सकते हो, मान लो यहाँ पे बना दिया ऐसे करके। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से सुसाइडल बैग्स मिलेंगे। सुसाइडल बैग्स यानी कि जिनके अंदर क्या है, कुछ एंजाइम्स भरी हुई है। बेसिकली वो जो है पर्टिकुलर फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट करने में, और भी बहुत सारे फंक्शंस आगे हम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, एग्जैक्टली क्या नाम दिया है इनको, ये क्या कहलाएंगे, लाइसोसोम्स कहलाएंगे। क्या कहोगे, लाइसोसोम्स, मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या दिखाई देगा, देखो हमने कहा कि राइबोसोम्स जो है यहाँ पे इस पे सरफेस पे है। कुछ राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बताए थे, लेकिन वो 70S थे, ये 80S। और कुछ राइबोसोम्स फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी अवेलेबल होते हैं। सम राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट फ्रीली इन दी
साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और ठीक है ना, ये राइबोसोम्स कौन से होते हैं, ये राइबोसोम्स 80S होते हैं। और 80S की अगर हम सब यूनिट्स की बात करें तो 60S प्लस 40S, ठीक है, जैसे हमने वहां बात करी थी, जो कभी भी जो है एक साथ नहीं होंगे, एक साथ तब होंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी। यहाँ पे भी सेपरेट ही होते हैं, मैंने बना दिए हैं एक बट सेपरेट ही होते हैं। समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा और क्या आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे कुछ जो है आपको इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जनरली जो है इसके पास आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ऐसे करके ट्यूब लाइक। ठीक है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। काम क्या होता है वो आगे समझाएंगे आपको। इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कुछ आपको क्या दिखाई देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया है एक आधा, ठीक है, ऐसे करके माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको वहां दिखाई दिए थे प्रोकैरियोट्स में? नहीं देखे थे, ठीक है ना। और कुछ जो है ऐसे लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके क्या होते हैं, फिलामेंट्स भी होते हैं, ऐसे लंबे लंबे, ठीक है ना, ऐसे धागे की तरह। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, इनको क्या बोलोगे आप, माइक्रो फिलामेंट्स, ठीक है। इसके अलावा आपको ग्लाइऑक्सीसोम्स मिलेंगे, एक सेल ऑर्गेनल जो है, मान लो हमने यहाँ पे बना दिया आपको, ठीक है ना, एनिमल सेल के अंदर कुछ क्या मिलेंगे आपको, ग्लाइऑक्सीसोम्स भी मिलेंगे, ग्लाइऑक्सीसोम्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स देखे, ठीक है। मैंने कम इसलिए बनाया ताकि आपको डायग्राम क्लियर रहे, ठीक है। बाकी साइटोप्लाज्म तो इसमें भरा ही हुआ है सारे के अंदर, ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, ये साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट को शो करेगा। स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या बताया था मैंने बेटा, देखो जगह जगह पे सेल ऑर्गेनल, ठीक है, जगह जगह पे क्या है, सेल ऑर्गेनल्स अवेलेबल है, ठीक है ना। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या है, मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो क्या है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स है, पर्टिकुलर प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जब ये मूव करते हैं, ठीक है ना, तो उसके साथ साथ ये साइटोप्लाज्म भी क्या करता है, मूव करता है, अलग अलग तरीके से। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, प्रोटोप्लाज्म वाले टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, किस टाइप का मूवमेंट होता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट कितने टाइप का होता है, एवरीथिंग। तो देखो जब ये मूव करता है तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म या साइक्लोसिस बताया था, दैट वाज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो बेटा हमने ये कंप्लीट क्या किया है, एक यूकैरियोटिक सेल में भी किसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक एनिमल सेल में और एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमने ग्लाइऑक्सीसोम नहीं होगा वहां पे, पेरोक्सीसोम बताएंगे इसको। हमने लगभग सारी चीजें कर ली है। एक चीज और बच गई है बच्चे आपकी, ये मैंने गलती से आपको यहाँ पे बता दिया, ग्लाइऑक्सीसोम, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी, एक सेल और ऑर्गेनल्स और बच गया। देखो न्यूक्लियस के नजदीक आपको क्या दिखाई देगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, चलो यहाँ ही बना देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको दिखाई देगा, दैट इज सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोस्फीयर। आगे डिस्कस करेंगे इसका डिटेल स्ट्रक्चर। ये एक अलग सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको जनरली सेंट्रियोल्स बोल देते हैं। ये सेंट्रियोल्स हो गए, सेंट्रियोल्स, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो इसकी पेरिफेरी में जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है ना, जहाँ पे कोई सेल ऑर्गेनल नहीं अवेलेबल होगा, उसको सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। उन दोनों को मिला के हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। आगे डिटेल से करेंगे हम। तो बेटा एनिमल सेल का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल्स, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, दैट इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल।
ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। आ गया समझ में? ठीक है, एक बार मैं हट रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये बना के नहीं दूंगी आपकी कॉपी में, आपको यहीं से देख के बनाना है, या आपको कोई एक रिस्पेक्टिव बुक के अंदर आपको मिले तो आपको बनाना है। ठीक है ना, कहीं से भी जहां भी आपको सारे कंटेंट्स मिले आपको बनाने हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनिमल सेल। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट सेल की। देखो प्लांट सेल में इतना डिटेल नहीं जाएंगे, मतलब प्लांट सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस बनाना है तो ऐसे डिटेल वगैरह नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम बता देते हैं क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं डायग्रामेटिकली। आपको अपनी कॉपी में प्लांट सेल अलग से बनाना है, एनिमल सेल अलग से बनाना है, उसके बाद डिफरेंसेस जो मैं बता रही हूँ वो, ठीक है, नो डाउट आपने छोटी क्लास में पढ़े हैं, बट कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो केवल यहाँ पर ही आप पढ़ रहे हैं और कहीं नहीं पढ़े होंगे, तो वो आपको मेंशन करनी है। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं किसकी, एक एनिमल सेल की बजाय एक प्लांट सेल। ठीक है, नाउ इट इज प्लांट सेल। और प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहले मान लो ये हमने बनाया एक प्लांट सेल। ठीक है, ये हो गया प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में क्या है, प्लांट देखो जनरली सपोर्टिव है, मतलब एक ऐसे हैं जिनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इसको प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है ना, इसीलिए प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कह दो इसको या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या अवेलेबल होती है, एक सेल वॉल होती है, जैसे आपने उसमें पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल के चारों तरफ क्या अवेलेबल होती है, क्या अवेलेबल होगी, सेल वॉल अवेलेबल होगी। हालांकि हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल से करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, बट जनरली इसकी जो बेसिक कंपोजिशन होती है उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सेलुलोज। और आपने पढ़ा है, सभी ने क्या पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल थी, उस बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर उसकी कंपोजिशन में बेसिकली हमें क्या मिल रहा था, पेप्टिडोग्लाइकन मिल रहा था कि नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे बेसिक कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। और एक पर्टिकुलर किंगडम होता है संजाई, वहां पे ये सेल वॉल किससे बनती है, काइटिन नाम के सब्सटेंस से बनती है। ठीक है ना, तो ये देखो बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट इतनी चीजें आपको आनी चाहिए, आगे समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्लांट सेल के अंदर चारों तरफ क्या मिलेगा हमें, सेल वॉल के चारों तरफ हमें क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ हमें क्या मिलना है, सेल वॉल। आगे समझ में, ठीक है। एंड सेल वॉल वाज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स। क्लियर। अच्छा, अब देखो ये एक सेल वॉल है, मान एक सेल है, मान लो जैसे मैंने ये एक सेल बना, ठीक है, ठीक है, और इसके चारों तरफ हमने क्या बना दिया, ये सेल वॉल बना दी ऐसे करके। ठीक है, अब क्या है, किसी एक प्लांट में एक सेल थोड़ी होगा, एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, हमें क्या मिल रहे हैं, सेल मिल रहे हैं। मान लो ये एक और सेल हो गया, ठीक है, ये एक और सेल हो गया, ये कोई और सेल हो गया, ये कोई और सेल हो गया, इस तरीके से ऐसे कर ऐसे। ठीक है, बहुत सारे सेल हैं और इनके चारों तरफ, सभी के चारों तरफ हमने क्या बनाई, सेल वॉल बनाई ऐसे करके। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, तो बेटा देखो अब इनको आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है, इन सभी सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे देखो ईंटें हैं, ईंट हैं और इन ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या रखते हैं, बीच में क्या लगाते हो, एक मटेरियल ऐसा लगाते हो जो उनको जोड़े, क्या बोलते हो, सीमेंट बोलते हो ना। ठीक है, इसी तरीके से इन प्लांट सेल को आपस में जोड़ने के लिए बीच में सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ठीक है ना, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनता है ऐसे। ठीक है, यानी कि सेल वॉल के चारों तरफ हमें क्या मिलेगा, एक सीमेंटिंग मटेरियल मिलेगा अलग से हर प्लांट सेल के चारों तरफ। समझ में आया।
ठीक है, आप लोग कहोगे कि एनिमल सेल में क्यों नहीं था, तो वहां पे भी जुड़ती है। बेटा देखो वहां सेल वॉल नहीं थी, ठीक है, और एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है, और कांटेक्ट में रहने से वहां पे बीच एक सेल से दूसरे सेल के बीच में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अवेलेबल है, और कहीं ना कहीं सेल के बीच की कनेक्शन के लिए गैप जंक्शंस हैं, डेस्मोसोम्स हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें वहां पे अवेलेबल है। आगे बात समझ में। लेकिन यहाँ क्या है, आपको इससे ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, जो रेड कलर से स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ हमने दिखाया है, ठीक है ना, वो रेड कलर का स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज सीमेंटिंग स्ट्रक्चर, सीमेंटिंग मटेरियल कह सकते हो, ठीक है, और इस सीमेंटिंग मटेरियल को हम क्या कहते हैं, मिडल लैमेला। क्या बोलोगे, मिडल लैमेला। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है। दिस इज सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स। सो मिडल लैमेला वाज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल एंड मिडल लैमेला वाज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं और स्ट्रक्चर की। तो देखो यहाँ पे पहले वही ड्रॉ करते हैं हम अपना। यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म तो इसमें भरा ही हुआ है सारे, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म इसमें भरा ही हुआ है, जैसे वहां पे अवेलेबल था, तो साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के बाद हम बात करते हैं इसमें सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो न्यूक्लियस हमने देखा था, बट बेटा न्यूक्लियस की लोकेशन यहाँ क्या होती है, समवॉट एट द पेरिफेरी होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, इसका न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से होगा, और ये हमने बना दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप कह सकते हो आप, ठीक है, और इसके जगह जगह बीच में हमने न्यूक्लियर कोर बना दिए हैं, बाहर के सरफेस पे हमने इस पे राइबोसोम अटैच कर दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। देखो मैं हर डायग्राम आपको खुद से बना के दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को समझें। अदरवाइज मैं भी कह देती, डायरेक्टली तुम्हें लिख कर बता देती प्लांट सेल और एनिमल सेल है और इसमें डिफरेंस देख लो और डायरेक्टली अपनी कॉपी में बना लेना, डायग्राम बुक से बना लेना, ठीक है। बट यहाँ आपको समझाने का मेन पर्पस क्या है, हर चीज आपके दिमाग में बैठे, ठीक है ना। तो देखो ये हमने न्यूक्लियस पेरिफेरी पे बनाया, बीच में क्या बना दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म भर दिया, ठीक है। एक जगह पे हमने यहाँ न्यूक्लियोलस भी बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और जगह पे यहाँ पे क्या है, फाइबर्स बना दिए। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने जो बनाया है दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो इसके चारों तरफ वही सेम हमने क्या बनाना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनानी है, सॉरी एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बनानी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो बट करना न्यूक्लियस की चारों तरफ, ठीक है। ज्यादा इसको मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बना रही हूँ, वैसे होता तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बट आपकी कुछ इस तरह